नमस्कार। चलिए आज भारतीय संविधान के एक बहुत ही जरूरी हिस्से को समझते हैं। एक ऐसा हिस्सा जो हम सबके शहरी जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है। ये है भाग 9A। इसे हम शहरों का लोकतंत्र भी कह सकते हैं। तो देखते हैं कि भारत के शहरों में गवर्नेंस की नींव आखिर रखी कैसे गई। अब देखिए, हमारे संविधान ने गांवों के लिए तो एक बहुत ही क्लियर सिस्टम बनाया था। सब जानते हैं कि गांव में सेल्फ गवर्नेंस के लिए पंचायतें होती हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो डेमोक्रेसी को बिल्कुल जमीनी स्तर तक, मतलब ग्रास रूट लेवल तक ले जाती है। लेकिन जैसे जैसे भारत में शहर बसने लगे और तेजी से बढ़ने लगे, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। भाई, गांवों के लिए तो पंचायतें थीं, पर इन बड़े बड़े तेजी से फैलते शहरों का क्या होगा? यहाँ शासन कौन और कैसे चलाएगा? और पता है, इसी को कहा गया द अर्बन क्वेश्चन, यानी शहरी सवाल। मतलब शहरों को गवर्न कैसे किया जाए, और सबसे जरूरी बात, शहरों में रहने वाले नागरिकों की आवाज सरकार तक पहुंचेगी कैसे? ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इस बड़े शहरी सवाल का जवाब कहां से मिला? कहीं और से नहीं, हमारे संविधान से ही मिला। संविधान में एक बहुत खास संशोधन किया गया और इस समस्या का एक पक्का, एक मजबूत हल निकाला गया। और वो साल था 1992, 1992। एक ऐसा साल जिसने भारत के शहरी शासन की पूरी कहानी ही हमेशा के लिए बदल कर रख दी। इसी साल आया 74th संविधान संशोधन। इस एक कानून ने नगरपालिकाओं को, मतलब जो शहरों की अपनी लोकल सरकारें होती हैं, उन्हें संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा दे दी। तो इससे फर्क क्या पड़ा? देखिए, 1992 से पहले हालत ये थी कि नगरपालिकाएं पूरी तरह से राज्य सरकारों की मर्जी पर चलती थीं। लेकिन इस संशोधन के बाद गेम ही बदल गया। अब वो सीधे संविधान के प्रोटेक्शन में आ गईं। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था जिसने उन्हें ज्यादा ताकत और स्टेबिलिटी दी। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये ढांचा असल में काम कैसे करता है? संविधान ने शहरों के लोकतंत्र के लिए क्या कोई खास बनावट तय की है? चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। संविधान ने वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं अपनाया। शहरी इलाकों को उनके साइज के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटा गया। जो इलाके अभी गांव से शहर बन ही रहे हैं, वहां के लिए नगर पंचायत, छोटे और मीडियम साइज के शहरों के लिए नगर पालिका परिषद, और जो बड़े बड़े महानगर हैं उनके लिए नगर निगम। इसका सीधा सा मतलब यह था कि जैसा शहर वैसी उसकी सरकार। और हाँ, स्टेबिलिटी के लिए एक और जरूरी चीज की गई। हर नगर पालिका का कार्यकाल, मतलब टर्म, 5 साल के लिए फिक्स कर दिया गया। इससे फायदा यह हुआ कि सरकारों को काम करने का पूरा मौका मिलता है और बार बार चुनाव की जो अनिश्चितता होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, एक अच्छा ढांचा तो बन गया, लेकिन असली लोकतंत्र तो सिर्फ ढांचे से नहीं, लोगों की भागीदारी से बनता है ना? तो अब देखते हैं कि आम नागरिकों को इसमें शामिल करने के लिए क्या-क्या व्यवस्था की गई। डेमोक्रेसी को और मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए। जैसे वार्ड समितियों का गठन किया गया ताकि लोग अपने ही मोहल्ले के फैसलों में सीधे तौर पर शामिल हो सकें। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें रिजर्व की गईं और चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हों, इसके लिए राज्य चुनाव आयोग भी बनाया गया। और एक बहुत ही जबरदस्त, एक प्रोग्रेसिव कदम उठाया गया। नगरपालिकाओं में कम से कम 1/3, मतलब 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गईं। ये एक ऐसा कदम था जो सबको साथ लेकर चलने वाले शासन की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना कोई भी सिस्टम, कोई भी सरकार काम नहीं कर सकती, और वो है पैसा। सही बात है, डेमोक्रेसी को चलाने के लिए आर्थिक आजादी सबसे जरूरी है। ये बात बिल्कुल सीधी और सच्ची है। अगर वित्तीय संसाधन ही नहीं होंगे तो कोई भी नगरपालिका अपने नागरिकों के लिए काम कैसे करेगी? चाहे उसके पास कितने भी अधिकार क्यों ना हो, बिना फंड्स के सब बेकार है। तो इसी जरूरत को पूरा करने के लिए राज्य वित्त आयोग, मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया गया। इसका काम यह सिफारिश करना है कि राज्य सरकार और नगर पालिकाओं के बीच पैसों का बंटवारा कैसे हो, ताकि शहरों के पास अपने विकास के लिए भरपूर फंड हो। तो पूरी कहानी का सार क्या है? संक्षेप में, संविधान का भाग 9A भारत के शहरों में लोकतंत्र की मजबूत नींव है। ये वही व्यवस्था है जो शहरी नागरिकों को ये हक देती है कि वो अपनी सरकार खुद चुनें और अपने विकास की दिशा खुद तय करें। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये संवैधानिक ढांचा तो हमारे पास है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने शहरों में, जमीन पर, यह लोकतंत्र असल में कितना मजबूत है। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।